जय हिंद साथियों, मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी 98। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं इसका जानकारी आपको थंबनेल को देख करके और बोर्ड पे लिखे हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि आज की हमारी क्लास जो है वो पॉलिटी पे होने वाला है। और पॉलिटी का जो है सो हम फाउंडेशन बैच लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मतलब शुरू से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का जितने भी बातें होगी उन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज से हमारे यह पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है सो आपको रेगुलर जो है सो पॉलिटी की क्लास मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा एक और डायलॉग है, छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा पैक बड़ा धमाका कहने का रीज़न ये है कि कई लोग होते हैं ऐसे जो हमें देख करके उनको लगता होगा कि ये क्या पढ़ाएंगे, ये तो खुद जैसे एक स्टूडेंट हैं। बात बिल्कुल सही है कि हम खुद भी एक स्टूडेंट हैं, बट उतना हमारे पास नॉलेज है कि हम आप लोगों को भी कुछ सिखा सकते हैं। इसीलिए जो है सो हम आप लोगों के लिए जो है सो दिन प्रतिदिन जो है सो नई नई तरह का नॉलेज लेकर के, वीडियो लेकर के, कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम छोटा पैक बड़ा धमाका बोले हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले भी नहीं कभी बोले थे, लेकिन आज हमें बोलना पड़ गया है। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कई बार यही ख्याल होता है, तो हमें लगा कि इस बात को शेयर करना चाहिए। और क्यों हमने बोले थे इतना बात कि छोटा पैक बड़ा धमाका, वो आज की क्लास को करके आप लोगों का एहसास हो जाएगा कि ये बात में बिल्कुल दम है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो देने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट से आपको बात क्लियर होगा कि वाकई में ये बात सही है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए हमने क्या लिखे हैं कि पॉलिटी फाउंडेशन बैच, यानी कि फाउंडेशन कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें E to Z बातों को सीख सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से हम जो क्लास लेकर के आते हैं आप लोगों के बीच, इसके माध्यम से आप हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। यहाँ से मेरा क्लास स्टार्ट ही होती है आज की इस वीडियो के माध्यम से, और रेगुलर जो है सो आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई होती रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद अब इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सबसे पहला टॉपिक उठाए हुए हैं संविधान। जब भी हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने एक जो है सो क्वेश्चन रहता है कि आखिर संविधान है क्या, जो हम इस संविधान को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस संविधान का परिभाषा आप लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि अगर एक ही देश में रहने वाले लोग, हर एक लोगों के लिए समान कानून की व्यवस्था अगर लागू होती है तो वो संविधान कहलाता है। क्योंकि संविधान में ही इस बात का जिक्र होता है कि चाहे वो जात ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना, श्वेत हो या अश्वेत हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए कानून, कहते हैं कि कानून अंधा होती है। वो किसी को ये नहीं देखते हैं कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन नाटा है, कौन लंबा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, बल्कि सबों के लिए कानून की व्यवस्था एक ही जैसा होता है। तो उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में जिन बातों का जिक्र किया गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देते हैं और संविधान में जिक्र किया हुआ है कि मर्डर की सज़ा उसको फांसी मिलेगा या फिर उसको उम्र कैद मिलेगा, तो उसको उम्र कैद ही मिलेगा, चाहे वो हम जैसे गरीब हो या फिर आप लोगों जैसे अमीर हो या फिर कोई और भी थर्ड पर्सन हो। सबों के लिए जो है सो एक समान कानून व्यवस्थाएं लागू होती है। तो संविधान के मतलब आप लोगों ने समझ गए कि एक देश में रहने वाले हर लोगों के लिए कानून एक समान होती है, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। तो एक बात तो हमारा क्लियर हो गया कि संविधान क्या है। ठीक है। इसका परिभाषा हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन हमने जो बोले हैं इसको आप सुन के नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम कुछ और लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लिखे हुए हैं कि किताब, गणित, और उसके बाद चैप्टर है, चैप्टर नेम है और पेज नंबर है। इसको लिखने का रीज़न ये है कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसका नाम है आपका संविधान। क्या नाम है? संविधान। यानी पॉलिटी का जो है सो एक जो सो महत्वपूर्ण ये माना जाता है संविधान को। और संविधान को पढ़ लेते हैं तो आपको जो है सो पॉलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो है सो भाग आता है, फिर मूल, जैसे कोई चैप्टर नेम है तो इसमें मूल अधिकार आता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझा दें। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मैथ बुक पढ़ते हैं, तो बुक जो पढ़ते हैं ना, बुक कहते हैं, उस बुक को हम हिंदी में किताब कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पॉलिटी में जिसे पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संविधान। संविधान जस्ट लाइक एक बुक है। इस बुक को हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से अब फिर कहता है कि किताब जो है सो किताब के अंदर जो है सो आपको जैसे गणित का किताब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो है सो उसका चैप्टर का नाम मिलता है, चैप्टर मिलता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस प्रकार से।
तो संविधान को जब आप पढ़िएगा तो संविधान में आपको जो है सो चैप्टर नाम ना दे करके उसी चैप्टर को ही दूसरे शब्दों में भाग के नाम से दिया जाएगा। कहेगा भाग 1 पढ़ना है, भाग 2, भाग 3, भाग 3। तो ये भाग क्या है? एक चैप्टर है। भाग क्या है? चैप्टर है। इसको चैप्टर नाम लिख करके भाग लिखा गया है। तो आपको अगर कहीं पढ़ने को मिल जाए कि भाग क्या है तो आप क्या बताएंगे? उस किताब में संविधान का जो चैप्टर है उसी का नाम दिया गया है भाग। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि भाग, उसके बाद उस भाग में चैप्टर के अंदर जो है सो आपका उस चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकार, भाग 3 में, भाग संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार होता भी है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, जिस प्रकार से अगर मान लेते हैं चैप्टर बना हुआ मैथ में, और मैथ में अगर कोई चैप्टर है परसेंटेज तो उसका नाम परसेंटेज दिया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से ये भाग है तो भाग का नाम यहाँ पर मूल अधिकार है तो मूल अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार है तो इसका कुछ पेज नंबर भी तो निर्धारित किया गया होगा कि कितना नंबर पेज से कितना नंबर तक जो है सो ये चैप्टर है लिखा हुआ है ना। तो ठीक उसी प्रकार से संविधान में जब आप पढ़िएगा तो पेज का जो नंबर होता है ना उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। क्योंकि ये सारी जो है बात है, टर्मिनोलॉजी जो है, इसको इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि कई बार आपको होता है ना कि पढ़ने के लिए जब पॉलिटी बैठते हैं तो उसमें आपको भाग मिल जाएगा देखने को, अनुच्छेद देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे शब्दों का अर्थ अगर आप नहीं जानते रहिएगा तो आपको जो है सो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमारा पहला उद्देश्य था कि हम इन चीज़ों को पहले आपको क्लियर कर दें। ठीक है, तो हम समझ गए कि आप जो है, हम समझ सकते हैं कि आप भी इसको समझ गए होंगे कि अगर गणित किताब पढ़ रहे हैं तो किताब का नाम गणित है, यहाँ पॉलिटी में उस किताब का नाम संविधान देना है। उसके अंदर जैसे चैप्टर होता है तो यहाँ पे भाग कहना है, उसमें चैप्टर का नाम होता है तो यहाँ पे भी चैप्टर का नाम होता है। जैसे मूल अधिकार हो गया है ना, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे इसमें पेज नंबर होता है तो इसमें भी पेज नंबर होता है, लेकिन इस पेज नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि इस अनुच्छेद की टोटल नंबर कितना? भाग कहेगा तो भाग संविधान में कितना भाग है? तो टोटल 22 भाग हैं। भाग की संख्या पूछेगा तो कितना बताना है? 22 भाग। यानी कि संविधान को पढ़ने के लिए आपको मात्र 22 भाग को पढ़ना है और संविधान आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको पढ़ने का 2 तरीका था, एक तो भाग वाइज आप पढ़ लीजिए और एक जो है सो इसका बैकग्राउंड पढ़िए पहले इतिहास के बारे में और वहाँ से कनेक्ट करते हुए पॉलिटी पे आइए। एक तो वो तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि इनके सारे भाग को पढ़ लीजिए, देन आफ्टर जो है सो आप उसको उसके बैकग्राउंड को देख लीजिए कि कहाँ से इसका जो है सो टर्निंग पॉइंट मिला है, ऐसे करके। ठीक है ना। तो हम जो पढ़ाने वाले हैं वो भाग वाइज करके यानी चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए मूल भाग तो देख लिए 22 होता है। अनुच्छेद पूछेगा कितना होता है तो 395। मतलब इसमें इस संविधान में जो पेज है, पेज का नंबर है वो कितना है? 395। 395 पेजों को आपको पढ़ना है। ये बहुत छोटा है, कोई खास बड़ा नहीं है जो आप 395 देख करके घबराए नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको जो है सो हमारी क्लास को जो है सो अगर पर डे करते हैं तो सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए। उतना भाग क्लियर हो जाने के बाद अब हम अगले भाग पे आ जाते हैं। इसका नाम है भाग 1। यानी कि पहला भाग जो है आपको अब जो है यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी कि पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं हमने। क्या स्टार्ट किए हैं? पहले ही बता दिए भाग का मतलब चैप्टर। तो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या है? तो भाग 1। और भाग 1 में क्या नाम दिया गया है इसका? तो इसी का नाम दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडिया, डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि भारत जो है या फिर हमारा जो इंडिया है या क्या है? राज्यों का संघ है। या क्या है? तो राज्यों का संघ कहना है इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बताया है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है। तो इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है, फेडरेशन कहने का मतलब क्या है, कॉन्फेडरेशन कहने का मतलब क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे आपके बीच इसी क्लास में, इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, बोरिंग मत फील कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिए हैं कि छोटा पैक बड़ा धमाका होने वाला है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद, ये तो भाग 1 हो गया चैप्टर का नाम, लेकिन उसमें अनुच्छेद पेज नंबर 1 पर जब हम आ गए हैं, देखिए अनुच्छेद का मतलब हमने बताया कि पेज नंबर, तो पेज नंबर जब 1 पर आ जाएंगे तो उसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ, इसको हिंदी में अगर आप कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है या फिर इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं तो ये तो परफेक्ट आंसर जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट इसको संघ कहेंगे, भारत राज्यों का संघ है, तो संघ में देखिए आपको यहाँ पर 2 प्रकार का संघ मिलेगा। एक है फेडरेशन और दूसरा है यूनियन। दोनों को हम हिंदी में संघ ही कहते हैं, बट इसमें आकाश और जमीन का अंतर होता है। इस अंतर को आपको इसमें समझना है। जैसे
ऊपर से ही समझते हैं कि संघ का मतलब क्या क्या होता है। जैसे एक होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, एक ऐसी जो है बंधन होती है जो कन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि परिसंघ इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। परिसंघ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य किसी देश के साथ मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर, सोवियत संघ इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जैसे यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, तो इनके जो राज्य है ना, अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्य मिल करके जैसे एक देश का निर्माण किया जिसे हम अमेरिका कहते हैं। तो उनका जो राज्य है वो जब चाहेगा तब उसमें से टूट के अलग हो सकता है। उनकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर रहना चाहे या फिर वो अपना एक स्वतंत्र राज्य देश का निर्माण कर सकते हैं। अगर उनका इच्छा है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना एक देश का निर्माण करना चाहे तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कर सकते हैं, वो अपने देश से अलग हो सकते हैं। तो जो राज्य अपने देश से अलग हो सकते हैं आसानी पूर्वक, उसको हम कॉन्फेडरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको कॉन्फेडरेशन कहेंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं। लेकिन अब दो शब्द आ गया संघ, क्योंकि हमारे भारत को भी क्या कहा गया? संघ ही कहा गया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों के पीछे क्या कारण है इसको समझिए। उसके बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, और तीसरा है यूनियन, इसका मतलब ये होता है संघ। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य अपने देश के साथ मिला हुआ है लिखित रूप से, लेकिन जब उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, इस देश के साथ हमारा रहना नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, हमारा विकास नहीं हो सकता है, चौमुखी विकास नहीं हो सकता है या नहीं हो रहा है, इसको लगता है कि हमें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, हमें स्वतंत्र हो जाना चाहिए या फिर किसी अन्य देशों के साथ जो है सो मिल जाना चाहिए, तो ये भी मिल सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि इनको जिस प्रकार से लिखित रूप से शामिल किया गया था उसी प्रकार से लिखित रूप से जो है सो इनको हटना होगा। तो इसके लिए कुछ कागजी प्रक्रिया यहाँ पे शामिल किया जाएगा, तब जाकर के वो भी अलग हो सकता है अपने राज्य देशों से, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे समझना यह है आपको कि जो देश यूनियन होता है, यूनियन का हिंदी संघ, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो देश के साथ कोई भी राज्य एक बार अगर मिल गया तो फिर उसको अलग होने का नामो निशान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखने वाला है। हमारा भारत क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसको हिंदी में कहेंगे भारत राज्यों का संघ, लेकिन इंग्लिश में इसको शब्द का पकड़ के रखना है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि ये यही कहता है कि जो राज्य एक बार भारत के साथ मिल गया वो दोबारा इससे कभी भी नहीं अलग हो सकता है। जीना मरना सब साथ ही साथ है। जिंदगी है तो सबका है, मरण है तो सबका है। एक बार हुआ क्या कि अब तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला जो है सो वहाँ पे जो है सो बार बार जो हंगामा करते रहता है कि हमें स्वतंत्र जो है सो राज्य घोषित किया जाए, स्वतंत्र देश घोषित किया जाए, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमें स्वतंत्र होना है। लेकिन उसको इस बात का जो है सो शायद नॉलेज नहीं है कि भारत जो है सो वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, जो इसके साथ एक बार मिल जाती है उसको फिर से जो है सो कभी इससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक और आया था हमारे बीच, जो कौन थे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सिक्किम थे। सिक्किम का भी जो है सो हमारे भारत में विलय होता है, ये भी हमारे भारत के साथ मिलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है सो ये अलग नहीं हो पाते। अलग नहीं हो पाने के कारण बहुत सारा है, थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें तो इसमें बता सकते हैं कि वो जब हमारे भारत के साथ मिलना चाह रहे थे तो उस वक्त जो है सो भारत के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि हम आपके साथ मिल के रहना चाहते हैं, हमारे साथ किसी भी प्रकार के बुरा बर्ताव तो नहीं कीजिएगा ना। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उसको जो है सो सलाह देते हुए कहे कि हमारा भारत जो है सभी धर्मों को मानने वाला देश है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो जहरीले सांपों को भी दूध पिलाने का काम करते हैं, तो अब तो फिर भी एक इंसान है, इंसानों को कैसे बुरा बर्ताव किया जा सकता है, समझ गए ना। तो उनको इस प्रकार से जो है सो मिला लिया गया, और जब मिल गया तो फिर उसको अब भारत से अलग होने का कोई कहीं से नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है, समझ गए ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं हम आपके लिए। अब अनुच्छेद देखिए, वो तो तीनों चीज़ समझ गए, तीनों चीज़ आपको देखिए कन्फेडरेशन कहेगा तो यानी आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। अगर फेडरेशन है तो इसमें भी टूट सकता है, लेकिन यही है कि कुछ कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और जो यूनियन होता है, कागजी प्रक्रिया लगा लो या ताकत लगा लो, कुछ भी लगा लो, तुम अलग नहीं हो सकते हो तो नहीं हो सकते हो, बात साफ है, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति को, संसद जो है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है।
संसद जब चाहेगी तब विदेशी राज्यों को अपने साथ मिला सकती है। इसमें राष्ट्रपति भी इसको नहीं रोक सकते, संसद को मना नहीं कर सकते हैं कि आप किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मत मिलाइए। जबकि इसका अगर मर्जी हो जाए किसी राज्यों को मिलाना है तो वो स्वतंत्र पूर्वक जो है सो मिला सकते हैं भारत के देशों में। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है सो सिक्किम का जो है सो भारत में मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? सिक्किम को। ये सिक्किम जो है सो पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। क्या होता था? स्वतंत्र देश। इसको जो है सो भारत में विलय किया गया है। इसमें एक्चुअली बात ये हुआ था कि ऊपर से जो चीन वाला जो क्षेत्र है ना, जैसे अगर हम भारत के नक्शा थोड़ा सा रफली आइडिया आपको हम देने के प्रयास करें तो ये जो है सो हमारा भारत है और इधर का जो क्षेत्र इतना बच जाता है वो चीन का है। और यहाँ पर जो है सो क्या है, एक तो नेपाल है और उसके बाद यहाँ पर तिब्बत हुआ करता था और यहीं पर जैसे सिक्किम था। तो सिक्किम तो बहुत छोटा था, तिब्बत बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी जो है सो चीन वाला ने क्या किया कि तिब्बत पे आकर के कब्जा कर ले इतने बड़े से देशों पे, है ना। कभी जो है सो चीन जो है सो एशिया का मरीज कहलाता था और वो जो है सो आज जो है सो एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। और तिब्बत जो देख रहे हैं, ये तिब्बत और चीन के बीच शक्तिशाली तिब्बत हुआ करता था, चीन नहीं था। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और तिब्बत पर जो है सो चीन वालों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो चीन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर फैला दिया और इसको जो है सो एक साथ रहने ही नहीं दिया, जो कभी आगे चल के जो है सो अपने आप को स्वतंत्र करने की मांग उठाएगा। तो इस प्रकार का इसका नीति रहा है। इतनी बात देख करके सिक्किम वाला भी डर गया। भाई वो उतना बड़ा देश था, वहाँ शक्तिशाली राजा भी हुआ करता था, उसके बावजूद भी उस पर कब्जा कर लिया। तो हमारा हम किस गली में है ना, हम किस खेत की मूली हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो ये जो है सो उसी वक्त प्रस्ताव लेकर के भारत के पास आता है और भारत में मिलने के लिए सोचता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको मिला लिया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कहता है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान राज्यों के नाम व सीमा बदल सकती है। अगर मान लेते हैं कि संसद का ये इच्छा है कि भारत से, जिस प्रकार देखिए भारत से झारखंड अलग हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं कि वर्तमान के जो राज्य हैं उसके राज्यों को, सीमा को अगर काट के 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं या फिर जो है सो 2 टुकड़ों को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो ये काम कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। और संसद जो है सो केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगा कि हम ऐसा करने वाले हैं, जबकि इस काम को करने के लिए राष्ट्रपति भी संसद को नहीं रोक सकते हैं। समझ गए ना? वो जब चाहेंगे, जिसका भी नाम चाहेंगे बदलने के लिए उसका नाम बदल सकते हैं। यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं संसद की इच्छा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार ना रख करके कुछ और नाम दे दिया जाए तो वो नाम दे सकते हैं। अगर संसद की इच्छा है कि क्या बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश दोनों को मर्ज करके सीताराम जो है सो राज्य घोषित कर दिया जाए तो वो भी जो है सो ये क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। इसके लिए कोई नहीं रोक सकता, राष्ट्रपति तक भी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकता? इस बात का भी जिक्र है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 देखिए क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर होगा, जबकि अनुच्छेद 368 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि ये वीटो पावर लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने से ये क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बट इस दोनों अनुच्छेद 2 और 3 दो में कहता है कि जो है सो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के विदेशी राज्यों को अपने अंदर मिला सकता है। और 3 में कहता है कि वर्तमान राज्य जो हमारे पास है उन राज्यों को सीमा अगर बदलना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति भी बाध्य होगा बदलने के लिए। ठीक है, उसको रोक नहीं सकते हैं संसद को। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम समझते हैं कि इतनी बातें आपका डाउट क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने कन्फेडरेशन बता दिया, फेडरेशन बता दिया, यूनियन बता दिए। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत इन तीनों में क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये कॉन्फेडरेशन, सॉरी ये क्या है? तो यूनियन है। यूनियन कहने का मतलब जस्ट लाइक आप समझ लीजिए एक पक्का हाउस है। पक्का हाउस को बनाने के लिए जिस प्रकार से हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं, गिट्टी का, बालू का, पानी का, छड़ का, यानी कि मजबूती के साथ जो ढलैया करते हैं वो कभी टूट नहीं सकता है, जल्दी नहीं टूट, मतलब एक तरह से मानो कि कभी टूट ही नहीं सकता है। तो ऐसे नियम को, ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? यूनियन कहेंगे, संघ कहेंगे। और जबकि ये क्या है तो इसको मान लेते हैं कि मिट्टी से दीवार का जुड़ैया क्या हुआ, जब कभी भी कोई आंधी आएगा या फिर एक धक्का मारेगा तो टूट के हट जाएगा, तो उसको हम कॉन्फेडरेशन कहेंगे। ठीक है ना, इस बात को समझिए। फेडरेशन का मतलब ये वही पिछला वाला भाग होता है, तो इसमें थोड़ा सा इसकी तुलना में ये थोड़ा जटिल है और इसकी तुलना में तो ये बहुत
अब यहाँ से हम सीखते हैं कि भारतीय राज्यों का इतिहास के बारे में समझते हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये भी जो है सो इम्पोर्टेंट बनता है। जिस प्रकार से आपने 4 जो अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, इसमें जो है सो उसका जो है सो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की बातें कही गई थे, उसको हमने देख लिए थे। क्योंकि भाग 1 जो था वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था, उन चारों अनुच्छेदों को हमने देख लिए थे। लेकिन इसमें कुछ और भी समस्याएं निकल के सामने आ रही थी उस वक्त के समय में, इसलिए इन चीज़ों को भी पढ़ना जरूरी है। इसके बिना जो है सो वो 4 अनुच्छेद अधूरा माना जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट करना है। देखिए क्या लिखे हुए हैं कि भारतीय राज्यों का इतिहास। इसमें देखिए जिस वक्त हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, हम भारत का नक्शा भी थोड़ा सा बनाए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, छोटा ही बनाए हैं लेकिन बनाए हैं। उसमें क्या हुआ कि 1947 के वक्त जब हमारी भारत देश जो है सो आज़ाद हो रही थी, तो उस वक्त जो है सो अंग्रेज़ों ने हमारे देशों को आज़ाद करने से पहले 3 प्रकार का जो है सो यहाँ पे नियम लागू करके गया था कि हमारे देश के जितने भी राजा थे, पहले क्या होता था, छोटे छोटे टुकड़ों में राजा हुआ करता था, तो उन राजाओं को मिला करके ही जो है सो हमें अपने एक अखंड भारत का निर्माण करना था। ठीक है, तो उस वक्त के समय में जो है सो हमारे देशों में जो देसी रियासतें हुआ करता था, मतलब जिनके पास छोटा छोटा भूखंड हुआ करता था, उस भूखंड का जो है सो वो राजा हुआ करता था, उसको हम रियासत कहते हैं, देसी रियासत राजा कहते हैं। तो वो जो है सो हमारे यहाँ संख्याओं में कितना था, तो 552 राजा थे और सभी को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करना था। जबकि पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में कितना देसी रियासत थे, तो 13 देसी रियासत हैं। तो इनको ये आज़ादी दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वही ये नियम लागू करके गया था कि जो देसी रियासत यानी जो रियासतें भारत के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं वो भारत के साथ मिल जाए, जो पाकिस्तान के साथ मिल के रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और जिनको लगता है कि नहीं हमें दोनों में से किसी के साथ नहीं मिल के रहना है, हमें स्वतंत्र देश बनाना है, तो वो स्वतंत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का जो है सो नियम लागू करके गए हुए थे। तो इसमें जो है सो 552 में से इन सभी को एक साथ मिलाने का, यानी कि भारत के साथ मिलाने का जो काम मिला था उस वक्त के समय में हमारे राजनेता को, उस वक्त के समय में वो कौन थे, तो सरदार पटेल थे। एक तो नाम है सरदार पटेल और दूसरा है यहाँ पे के मेनन, यानी कि हमारे भारत के ये 2 नेता थे उस वक्त के समय में, और इन्हीं दोनों को जो है सो देसी रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करने का काम मिला था। जबकि हम जानते हैं कि आज़ादी के वक्त, आज़ाद होने के बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये इनको जो है सो इन देशों को, इन देसी रियासतों को एक साथ मिलाने का काम मिला था। तो इन्होंने क्या किया था कि इन 552 में से हम कह सकते हैं कि 549 रियासतों को जो है सो एक साथ मिला लिया गया था। तो ये तो बहुत बड़ी सफलता था। लेकिन इसी के साथ 3 ऐसे रियासतें जो भारत के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, उसमें से कुछ तो ऐसे बोले कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और कुछ तो ऐसे बोले कि जो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो कौन कौन से देशी रियासत थे उसके बारे में थोड़ा सा समझिए और देखिए कि कितना ये खर्चे कर रहा था उस वक्त के समय में। तो जैसा कि हम ये तो देख लिए कि पाकिस्तान में जो है 13 चला गया, तो पाकिस्तान के बारे में तो हमें जानकारी लेना है, इंडिया में तो भारत के बारे में पढ़ना है ना। तो पहला जो है सो रियासत कौन बन रहा था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि उस समय में इतना बड़ा बेल्ट, ऊपर का जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है वो जम्मू कश्मीर कहलाता है, और यही जो है सो स्वतंत्र होना चाहता था। मतलब ये ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और ना भारत के साथ मिलकर रहना चाहता था। दरअसल बात इसके साथ ये हुआ था कि यहाँ के जम्मू कश्मीर की जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था, तो हरि सेन। यहाँ पे लिख लेते हैं हरि सिंह लिख लेते, हरि सिंह। यहाँ के जो राजा था वो हरि सिंह थे। इसका जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, ये कौन थे, तो शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख लेते हैं। ये शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे हरि सिंह के प्रधानमंत्री। तो शेख अब्दुल्ला जो है सो एक लोमड़ी की भांति चतुर हुआ करते थे, और ये हरि सिंह जो है वो सुस्त थोड़ा दिमाग का हुआ करता था। ये हरि सिंह का ही दिमाग का, हरि सिंह कहते हैं
शेख अब्दुल्ला के दिमाग का ही उपज है कि यह जो है सो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता था। इनका नीति ये था कि हरि सिंह जो है वो बूढ़े हो चुके हैं और कुछ समय के बाद जो है सो ये मर जाएंगे, इनका कोई है भी नहीं। और ये शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि जैसे ही हरि सिंह की मृत्यु हो जाएगा या फिर 10 सालों के बाद उसकी फाइल को निपटा दिया जाएगा, वैसे ये उस जगह की राजा कौन बन जाएगा, शेख अब्दुल्ला बन जाएगा। और इसकी जो बेटा हो जाता है वो शेख अब्दुल्ला का बेटा का नाम क्या है, फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटा का नाम क्या है तो उमर अब्दुल्ला। मतलब ये चाहता था कि इस क्षेत्रों में केवल अब्दुल्ला ही चले, जो कि मुस्लिम था। ये क्या था, मुस्लिम था ये शेख अब्दुल्ला। जबकि यहाँ के राजा क्या था, हरि सिंह, नाम से देख सकते हैं हरि सिंह लगा हुआ, मतलब हिंदू था। राजा हिंदू था, उसके प्रधानमंत्री मुस्लिम था। और इसका नीति था कि हरि सिंह को जो है सो कुछ समय के बाद फाइल निपटा देना है और उस क्षेत्र का अपने मालिक खुद बन जाना है, राजा बन जाना, और इसी का जो है सो खानदान चलेगा। इसलिए जो है स्वतंत्र करना चाहते थे और स्वतंत्र उस वक्त हो भी गया था। लेकिन इसका दुर्भाग्य ये रहा कि इस वक्त देखा कि ये छोटा सा तो देश है ही, इधर से बच रहा है कौन, पाकिस्तान बच रहा है इतने बेल्ट में, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि इस पर हमला कर दिया, ये जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो जैसे ये हमला कर दिया तो अब तो ये छोटा सा है ही, आज़ादी के वक्त में है, उसके पास ज़्यादा संसाधन भी नहीं है। आज संसाधन तो इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र के मुताबिक और इसके क्षेत्र के मुताबिक ये थोड़ा सा इस पर भारी पड़ रहे थे। जबकि इंडिया से टकराता तब तो इसका हार हो ही जाता ना, लेकिन ये इस पर हावी हो गया और धीरे धीरे घुसते घुसते जो है इतना सारा क्षेत्र जो है क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये 30% होता है, जो अभी क्या कहलाता है, POK कहलाता है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। तो 30% हिस्सा पर जो है उसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तब जाकर के हरि सिंह जो है सो भागे भागे दौड़े आ जाते हैं किसके पास, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और इनको कहता है देखिए हुजूर, पाकिस्तान वाले हमको जो है सो मतलब मार रहे हैं, हम पर हमला कर दिए हैं, हमको बचा लीजिए। और ये जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको बचाने के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। वैसे ये जो है हमारे सरदार पटेल जी ये रोक देते हैं, कहते हैं कि अभी रुक जाइए महाराज, अभी मत भेजिए, इनको बोलिए अगर स्वतंत्र रहना है तो हमारे भारत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगा। अगर ये लिखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिलेगा, इसके लिए विलय पत्र बनाया जाएगा, उस पर सिग्नेचर इसका किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के अपना भारत का सेना भेजिए और उसको बचाइए, अन्यथा इसको मरने दीजिए। तो जब हरि सिंह को इतना शर्त रखा गया तो हरि सिंह जो है सो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए और विलय पत्र पर सिग्नेचर कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ही अंग है। क्या है तो भारत का ही अंग है, सिग्नेचर कर देते हैं। और उसके बाद जो है सो हमारे भारत की जो सेना है वो सब के सब यहाँ से चलते हैं। कहाँ चलते हैं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में। लेकिन तब तक के क्षेत्र में क्या हुआ कि थोड़ा लेट हो गया था, तो उस वक्त जो है सो पाकिस्तान की सेना जो है सो यहाँ तक आकर घुस गया था और यहाँ 30% क्षेत्रों तक कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारे भारतीय सेना जब गए थे तो इसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। वहाँ पर बॉर्डर एक तरह से फिक्स्ड हो गया था कि उसके उधर पाकिस्तान है, इसके इधर इंडिया, उसके अंदर ये नहीं घुस पाया था। लेकिन हमारे भारत के जो सैनिक है वो हमारे प्रधानमंत्री से आदेश मांगते हैं कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया है, अगर आपकी आदेश हो, आपकी इजाज़त हो तो हम उसको पीछे खदेड़ने का काम करें, इतना हमें आदेश दीजिए। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार उसको वहीं पे अटकना पड़ गया, आगे नहीं बढ़ना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है सो भारत का ही हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है सो बार बार क्या कहते रहते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो है सो पाकिस्तान का हिस्सा, ये पाकिस्तान में मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पे विलय पत्र पर सिग्नेचर हो चुका है हरि सिंह के द्वारा कि अब यह जो है सो क्या है तो भारत का ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और भारत का ही अंतर्गत अभी जम्मू कश्मीर है। इस पर बार बार विवादित हुआ करता था पहले के समय में, जब यहाँ पर 370 और 35A की धारा लागू हुआ करता था। ये भी कैसे लागू हुआ था, तो ये भी किसके दिमाग का उपज था, शेख अब्दुल्ला के ही दिमाग का उपज था कि इसने कहा कि कोई बात नहीं, हरि सिंह अगर सिग्नेचर कर भी दिए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है सो भारत का ही हिस्सा है, तो ये कहते हैं कि भारत का कोई भी संविधान, भारत की संविधान, भारत की कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। भले उसके अंतर्गत है लेकिन उस पर लागू नहीं होगा। इसलिए आप लोग कभी कई बार सुने भी होंगे कि जम्मू कश्मीर में जाकर के आप जो है सो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर जो है सो लंबे समय तक आप बस नहीं सकते, घूमने फिरने के लिए जाते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़मीन खरीद के बस नहीं सकते, वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते हैं, वहाँ के लड़का जो है सो इधर शादी नहीं कर सकते, इस प्रकार का नियम लागू हुआ था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A धारा ही समाप्त कर दिया और तब से जो है सो आज तक जो है सो पूरे देश में जो है सो एक ही संविधान है और वो संविधान पूरे देश के हर एक कोने में हर एक नागरिकों के ऊपर अप्लाई होती है।
तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हमारे देश में क्या हुआ, मिला लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है जूनागढ़। कौन है जूनागढ़? जूनागढ़ जो है सो वो इस क्षेत्र में आता था, ये गुजरात के बेल्टों में ये वाला क्षेत्र था, जूनागढ़ कहलाता था। जिस प्रकार से यहाँ के राजा हिंदू था और प्रधानमंत्री मुस्लिम था, उसी प्रकार से यहाँ के जो राजा था वो मुस्लिम था। राजा क्या था? मुस्लिम। लेकिन यहाँ की जो जनता था, सभी आम पब्लिक था, वो हिंदू हुआ करते थे। अब यहाँ की राजा का कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये भी मुस्लिम थे और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो अब इसको समझाया गया कि आप यहाँ से पाकिस्तान कैसे जाइएगा। उधर से जो है सो ये सैनिक भेज दिया पाकिस्तान में, जैसे सुना कि ये जो है पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान वाला इस पर आकर के अटैक करना शुरू कर दिया कि हाँ आइए हमारे साथ मिलिए। तो हमारे भारतीय सैनिक इतना कमज़ोर थोड़ी ना है जो उसको जो है सो छोड़ देंगे ऐसे ही। उधर से वो सैनिक भेज दिया, तो इसको भी जो है सो यूएनओ में जवाब देने के लिए एक बहाना मिल गया कि वो हम पर हमला करने के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने सैनिक लगा दिए इस पर। तो इधर से भी क्या हो गया, सैनिक ये लगा दिए, भारत वाले भी। तो जैसे ही सैनिक लगा दिए तो दोनों के दोनों ये बॉर्डर फिक्स हो गया, और इसके उस पार जो है सो पाकिस्तान और इसके इस पार जो है सो क्या हो गया, भारत हो गया। तो उसके बाद जूनागढ़ में ये जनमत संग्रह कराया है। जूनागढ़ को किस तरह से मिलाया गया, तो आपसे पूछा जाएगा, तो जनमत संग्रह, ये जनमत संग्रह के अनुसार जो है सो आधार पर जो है सो जूनागढ़ को मिलाया गया था। जनमत संग्रह कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की जनता से पूछा गया कि आप किसके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो यहाँ की जनता 90% तक जनता जो है सो वोट दे दिए कि हम भारत के साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बहुमत ज़्यादा हो गया भारत की तरफ, और तब से जो है सो जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। यहाँ के जो राजा था मुस्लिम, उसका बातें नहीं चला। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है सो हमारे सरदार पटेल और के मेनन जो है सो मिला लिए दोनों इनको। जम्मू कश्मीर का भी विलय आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से किया गया था। जम्मू कश्मीर का विलय आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जो है सो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया था, अभिन्न अंग बना लिया गया है। उसके बाद एक और देखिए, ये है हैदराबाद। हैदराबाद जो है सो इस प्रकार के यहाँ का क्षेत्र हुआ करता था, जो अभी तेलंगाना में पड़ता है। यह क्या करता था कि यहाँ का भी राजा हुआ करता था, और उस वक्त जो है सो ये भी थोड़ा शक्तिशाली जो है सो क्षेत्र हुआ करता था। उन्नत जो है सो यहाँ पर हुआ करता था, उन्नत किस्म के जो है सो हम कह सकते हैं कि मतलब विकास के दृष्टिकोण से देखें ना कि विकास किया हुआ था। ये कहता था कि हम भी जो है किसके साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ। भाई इसको तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि पाकिस्तान का भूखंड यहाँ से यहाँ तक है, ये कोई वस्तु तो है नहीं कि हम उठा करके ले जा करके वहाँ जाकर रख देंगे। ये तो भूखंड है, जहाँ है वहीं रहेगा, यहाँ से उठा कर हम वहाँ कैसे कर देंगे। समझ रहे हैं? नहीं, इतना बात समझने वाली बात है। तो इसको सबक सिखाने के लिए हमारे ये सरदार पटेल ने क्या किया, क्योंकि इसी को काम मिला गया था मुख्य रूप से कि देशी रियासतों को एक साथ मिला करके अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस के वर्दी में देश के आर्मी जो थे उसको यहाँ पे उतार दिया गया, जिसको हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इसको ऑपरेशन पोलो, ये ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किसको मिला लिया गया था, हैदराबाद को मिला लिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि आर्मी लोग जो है सो पुलिस के वर्दी में पहन करके और उसके बाद इस क्षेत्रों में आया और सबको जो भी हंगामा करने वाले थे सबको सबक सिखा दिया कि किस प्रकार से जो है सो इसमें मिल के रहना है या फिर जाना है। तब से जो है सो हैदराबाद भी क्या हो गया, भारत का ही अभिन्न अंग बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखते हैं कि ये अखंड भारत यहाँ से यहाँ तक आज जो आप देख रहे हैं 1947 के बाद इतना जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह इन्हीं नियमों का, इन्हीं सभी का जो है सो आज कर्तव्यों से, इनके कामों से जो है सो हम अखंड भारत के रूप में अभी तक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। ठीक है ना? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। इसी के साथ साथ जो है सो अब इसमें हम और भी बातें देखेंगे, ये अगले वीडियो में रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करने की कोशिश से कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को हमने पहले ही बता दिए थे कि आज की क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आज आप पढ़ के फील कर भी रहे होंगे कि आपको जो है सो वाकई में बहुत अच्छा चीज़ मिला है। अगर आप हमारी वीडियो को पूरी देखें यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है और फाउंडेशन बैच जो है सो आज से आपको जो है सो पर डे आपको क्लास मिलता रहेगा और आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो भी PDF इस क्लास का होगा वो सब के सब उस पर अपलोड किया जाता है। आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे साथ साथ जो है सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपकी अपनी नोटबुक होनी चाहिए, उस पर आप इसको नोट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।